यस। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आपकी वीडियो देख रहे हो। तो ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए, दिसंबर 2022 एग्जाम्स के सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट के लिए। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो। बट मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े अमेंडमेंट या बहुत ज्यादा परेशान करने वाले अमेंडमेंट नहीं है। आप ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा 1 से 1.5 घंटे के दौरान हम ये अमेंडमेंट खत्म करें, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रेच ना करें। और ट्राई करना कि इस वीडियो के साथ साथ ही आप अमेंडमेंट कंप्लीट कर लें रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के, तो अगेन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईसीडीआर वाले चैप्टर की। बहुत बढ़िया। आईसीडीआर क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहला अमेंडमेंट है भैया विलफुल डिफॉल्टर। वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल सर जानते हैं। अब इसमें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। विलफुल डिफॉल्टर के साथ एक वर्ड और जुड़ गया, विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉडुलेंट बोरोवर्स। तो अगर विलफुल डिफॉल्टर के अलावा कभी बैंक ये भी प्रूव कर देती है किसी को कि भैया ये फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, इसने बोरो करने में फ्रॉड्स किए हैं, तो वो भी फिर डेफिनेटली आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो इन एलिजिबिलिटी में बहुत सारे चीजें होती थी, तो वहां एक नाम आता था विलफुल डिफॉल्टर, उसमें जुड़ गया विलफुल डिफॉल्टर एंड फ्रॉडुलेंट बोरोवर। नाउ जनरल कंडीशन फॉर आईपीओ एफपीओ राइट इश्यू। एक जनरल कंडीशन हुआ करती है। क्या जनरल कंडीशन हुआ करती है? कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का पैसा 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर सबसे पहले तो एक पॉइंट आ गया है कि वो 35% है, लेकिन क्या क्या इंक्लूड होकर भैया देखो। कोई भी इशू है, आईपीओ एफपीओ राइट इशू लाना चाहते हैं, तीनों में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की 25% कंडीशन है। लेकिन यहां हुआ क्या है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एज वेल एज सच ऑब्जेक्ट जो इश्यूअर आइडेंटिफाइड नहीं कर रहा है, एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, ये दोनों जोड़कर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 35%। लेकिन जो आइडेंटिफाइड एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट नहीं है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने बोला जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो कुछ है ही नहीं जी, हम तो सब स्पेसिफाई कर रहे हैं, और अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट 35% रख दूं, नहीं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस प्लस अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट मिलाकर 35 होना चाहिए। केवल अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन टारगेट 25% से ज्यादा नहीं हो सकते। फर्दर ये लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होगी अगर प्रपोज एक्विजिशन या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट जो आइडेंटिफाइड हैज बीन आइडेंटिफाइड, हम आइडेंटिफाई कर चुके, और सूटेबल डिस्क्लोजर उनके रेस्पेक्ट में हम कहां दे चुके? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग तक अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो तो डेफिनेटली फिर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली अब तो वो क्या हो चुका है? आइडेंटिफाइड हो चुका है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी भी लिमिट का है, दैट इज 35%। लेकिन अगर इंडिविजुअल आप अनआइडेंटिफाइड की बात करोगे 25, इन अनआइडेंटिफाइड प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 35% तक हो सकता है ना। आगे आते हैं। ये क्या है भैया? याद करो, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल कौन करते हैं? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, राइट। और उनके पीएसीज, प्रमोटर ग्रुप के लोग, पीएसीज, एग्जिस्टिंग बड़े इन्वेस्टर्स। मैं आपको रेगुलर क्लास में बोलता भी था कि आजकल कई आईपीओ ऐसे आ रहे हैं यार, जो जिसमें आईपीओ का साइज 1000 करोड़ है, लेकिन कह रहे हैं 900 करोड़ रुपए का तो ऑफर फॉर सेल ही है ना। मैंने एग्जांपल बताया था आपको क्लास में, और मैंने तो कई बार आईपीओ के रेस्पेक्ट में बोला कि बहुत सारी गलतियां हैं सेबी के रेगुलेशन में। आप इन रेगुलेशन को तो ढंग से पढ़ोगे ना। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन जितने भी लोगों ने रेगुलर क्लासेस किए हैं उन्हें समझ में आएगा यार क्या सही बोलते थे सर आप क्लासेस में कि यार ये गलतियां हैं सेबी की, सेबी ठीक करने में लगी हुई है। पहली गलती ठीक कर दी उन्होंने एक, क्या? कि भैया जब भी आप क्या लाओगे ऑफर फॉर सेल, तो एडिशनल कंडीशन से, कुछ जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो तो है, कुछ एडिशनल कंडीशंस। क्या एडिशनल कंडीशंस? shares offer for sale to the public by shareholder holding individually or with their PAC more than 25% of pre-issue shareholding। अगर शेयर ऑफर कौन कर रहा है? वो शेयर होल्डर जिसके पास 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अगर ऐसा व्यक्ति ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर बेच रहा है तो वो अपने 50% से ज्यादा शेयर नहीं बेच सकता। सर 25 है या 50 है? अरे वो बंदा जिसकी होल्डिंग कितनी है? 25 से ज्यादा। कंपनी के टोटल शेयर में जिसकी होल्डिंग 25 की शेयर होल्डिंग, इसको ऐसा इजी कर लो, जिन ऑफरर की, जो ऑफर कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल में, जिनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग 25 से ज्यादा है, वो अपनी जो उनकी खुद की होल्डिंग है उसकी आधी से ज्यादा नहीं बेच सकते भैया।
यार तुम पूरी थोड़ी बेच जाओगे ऑफर फॉर सेल में, मैं तो कहता था गलती कर रहे हैं यार, वो पूरी ऑफलोड कर गए पब्लिक के पास, रेगुलर पब्लिक मर रही है तुम्हारे स्टार्टअप्स में, कैसे कर रहे हो यार? उन्होंने कहा नहीं भैया हमें समझ में आ गया, 50% की लिमिट है। वो लोग जिनके पास 20%, सॉरी 25 नहीं, जिनके पास 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ऐसे लोग अपनी आधी ही शेयर होल्डिंग ऑफर फॉर सेल में बेच सकते हैं, और ऐसे लोग जिनके पास 20 से कम है वो लोग भी तो ऑफर फॉर सेल में बेच सकते हैं, लेकिन 10% ऑफ द प्री इश्यू शेयर होल्डिंग ऑफ द इश्यूअर, तो वो केवल 10% तक के बेच सकते हैं। ऑल राइट, उनकी शेयर होल्डिंग का आधा ऊपर, और नीचे किसका लिखा हुआ है? प्री इश्यू शेयर होल्डिंग ऑफ द इश्यूअर का 10%। मतलब दोनों की लिमिट तय कर दी भैया कि आप लोग एक लिमिट से ज्यादा अपने शेयर ऑफर फॉर सेल में नहीं बेच सकते। जिनके पास 20% से ज्यादा की होल्डिंग है वो अपना आधा, जिनके पास 20% से कम होल्डिंग है अगर वो भी बेच रहे हैं तो इश्यूअर की टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द प्री इश्यू शेयर होल्डिंग जो उनके पास है उसका केवल 10% हिस्सा ही बेच सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं लॉक इन पीरियड के जो प्रोविजंस हैं, शेयर होल्डर या पीएसी जो कौन से वाले, मोर देन 20% ऑफ प्री इश्यू शेयर होल्डिंग ऑफ द इश्यूअर बेस्ड ऑन फुली डाइल्यूटेड बेसिस, उन पर लॉक इन पीरियड के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे भैया। फॉर शेयर होल्डर होल्डिंग इंडिविजुअली और विद पीएसी more than 20% of pre-issue shareholding of the issuer based on fully diluted basis, provision of lock-in period उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लॉक-इन के जो रिलैक्सेशन है वो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। रिलैक्सेशन शेल नॉट बी एप्लीकेबल। क्या लिख रहे हैं भैया? रेगुलेशन 17 के जो लॉक इन के प्रोविजन है वो तो एप्लीकेबल होंगे उन पर, और रिलैक्सेशन जो है रेगुलेशन, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा था कि मैं रिलैक्सेशन तुम पर, मतलब एक्सेप्शन में तुम्हें एक्सेप्शन नहीं है, रिलैक्सेशन तुम पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आगे लॉक इन पीरियड फॉर वीसीएफ एटसेट्रा, याद करो भैया लॉक इन पीरियड एक लिमिट आई थी, जहां हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ ली थी कि लॉक इन पीरियड की लिमिट्स कम हो गई है, 6 महीने की रह गई है। इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय वीसीएफ एआईएफ एटसेट्रा है ना, ये एटलिस्ट 6 महीने के लिए लॉक इन होंगे। वीसीएफ एआईएफ कैटेगरी 1-2 फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये अगर अक्वायर कर रहे हैं इक्विटी शेयर हेल्ड बाय वीसीएफ एआईएफ एटसेट्रा, इनके शेयर्स पर लॉक इन रहेगा 6 महीने का, जब से इन्होंने खरीदा है तब से लेकर 6 महीने का लॉक इन रहेगा। तो हमने लॉक इन के प्रोविजन बदले थे वो तो डिफरेंट बात है कि 18 महीने हो गए 6 महीने हो गए, लेकिन वो लोग जो भैया एआईएफ एटसेट्रा बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने अगर शेयर खरीदे 6 महीने के लॉक इन में, प्राइस और प्राइस बैंड, मैं कहता था आपसे कई बार क्लास में कि प्राइस बैंड को लेकर सेबी ने क्या रूल बना रखा है कि फ्लोर फेस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए और कैप फ्लोर के 120% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ज्यादा का तो प्रोविजन बना रखा है, लेकिन कई लोग बुक बिल्डिंग कैसे करते थे, 100 रुपए 101 रुपए, यही प्राइस बैंड है 100 से 101। मैं कहता था मजाक बना दिया लोगों ने प्राइस बैंड का। हाँ अगर ये 100 है तो 120 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यार 101 रख के भी कहां प्राइस बैंड आ रहा है, कितना अजीब सा प्राइस बैंड है, क्या ही डिफरेंस है। सेबी ने कह दिया भैया इन दोनों के बीच में गैप 5% का तो होना ही चाहिए, मतलब फ्लोर 105% से कम, सॉरी कैप फ्लोर के 105% से कम नहीं हो सकती। मतलब फ्लोर की लिमिट क्या हो गई, मिनिमम 105% एंड मैक्सिमम 120%, किसका, ऑफ द फ्लोर। तो कैप मिनिमम 105 ऑफ फ्लोर, मैक्सिमम 120 ऑफ द फ्लोर ना। नेट ऑफर टू पब्लिक में अलोकेशन कैसे होगा? सर नेट ऑफर टू पब्लिक का अलोकेशन तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हाँ उसमें एनआईआई का अलोकेशन था, कहीं मैक्सिमम 15 लिखा है कहीं मिनिमम 15 लिखा है, वो 6162 जानते हो आप। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इन्होंने बता दिया है ब्रेकअप। एनआईआई के लिए जितना अवेलेबल है उसका 1/3 और उसका 2/3। याद करो एनआईआई कौन बनते हैं, जो किसी भी कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं होते। स्पेशली इसमें कौन आते हैं, वो इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल है लेकिन 2 लाख से ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो रिटेलर नहीं बचे। तो भैया एनआईआई का 1/3 उन लोगों के लिए जो 2 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक अप्लाई कर रहे हैं, 10 लाख रुपए तक का जिनका क्या है एप्लीकेशन साइज,
10 लाख रुपए की, और 2/3 उनके लिए तो 10 लाख रुपए से ज्यादा के लिए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अबाउट 2 to 10 इनके लिए 1/3 रखना एनआईआई का, और अबाउट 10 लाख जिसने अप्लाई किया उनके लिए रखना 2/3 ऑफ द एनआईआई, मतलब एनआईआई में ब्रेकअप कर दिया ना। रिफंड ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड, दो बड़े चेंज हुए भैया। पहले याद करो मॉनिटरिंग कौन करता था, हमने कहा मॉनिटरिंग करती है भैया बैंक, एफआई। अब मॉनिटरिंग के पावर किसको दे दिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग करेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यस मॉनिटरिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करेगी। और दूसरी बात 95% तक नहीं करेगी, पूरा यूटिलाइजेशन तक मॉनिटरिंग करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करेगी, और मॉनिटरिंग करेगी एंटायर प्रोसीड्स की, जबकि पहले 95% तक यूटिलाइज होने पे मॉनिटरिंग बंद हो जाती थी। 100 करोड़ से ज्यादा के इश्यूज आए पर ही प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, हमने पढ़ा हुआ। दो चेंज डन बाय सीआरए, और अब 100% तक मॉनिटरिंग करती है ना। एप्लीकेशन मनी रिफंड करने की डेट क्या दे दी भैया, 4 दिनों में, इशू क्लोज होने से 4 दिन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो 4 दिन में पैसा रिफंड कर देना, सब्सक्रिप्शन मनी रिफंड कर देना, रिलीज कर देना। लिस्टिंग या ट्रेडिंग परमिशन नहीं मिली अगर, तो भैया 4 दिन में पैसा, क्योंकि भैया हम कहते हैं 3 दिन में तो तुमको लिस्टिंग करवा के ट्रेडिंग चालू करवा देनी है, तो ट्रेडिंग की परमिशन नहीं मिली है, 3 दिन में तय हो गया ना ऑफर क्लोज होने के, याद आ रहा है, तो चौथे दिन पैसा रिफंड कर देना भैया, नहीं तो 4 दिन बाद इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम का ना। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये रेगुलेशन चेंज हुआ है राइट इशू। राइट इशू कितने दिन के लिए ओपन होता था पहले, 15 से 30 दिन के लिए, अब 7 दिन भी चलेगा। बोले नहीं खोलना यार 15 दिन, तो 7 दिन से 30 दिन लिमिट बढ़ा दी है। 7 मतलब बड़ा, मतलब 15 से 30 होता था, मिनिमम 15 मैक्सिमम 30, आप बोले मिनिमम 7 भी रख सकते हो, तो गैप हो गया, बढ़ गया 7 से 30 का गैप, इतना दिन का रख सकते हो। 7 दिन के लिए भी ऑफर ओपन हो सकता है राइट इशू में। नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एफपीओ, ये वैसे भी पहले थी, इसकी लैंग्वेज चेंज हुई है। ये कह रहे हैं अगर एक इश्यूअर ने पिछले 1 साल में अपना नाम चेंज किया है, वो अभी एफपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर लाना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 50% रेवेन्यू नए नाम के ऑब्जेक्ट से आया है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो बुक बिल्डिंग से ले आना, 75 क्यूआईबी को करना, राइट, और नहीं मिले ये क्यूआईबी तो 75, तो पैसा रिफंड कर देना। बोले सर हाँ ये तो ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई है ना। कौन कौन से इश्यूअर्स प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए एलिजिबल नहीं है, याद करो, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 6 महीने में अपने शेयर बेचे हैं तो उसे आप प्रेफरेंशियल इश्यू में अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो मैं क्लास में भी कहता था कि ये इनएलिजिबिलिटी इन्वेस्टर की है, इश्यूअर की नहीं है, ठीक है, वो जिसकी भी है। अब वो 6 महीने को कर दिया 90 डेज, पिछले 90 ट्रेडिंग डेज में अगर किसी ने आपके शेयर्स बेचे हैं, who has sold or transferred the share within 90 days prior to the issue, right, रेलिवेंट डेट से पिछले 90 डेज में अगर किसी ने शेयर बेचे, जो कि पहले 6 महीने था, 90 डेज में शेयर बेचे, किसी ने ट्रांसफर किए, अभी उसे आप अलॉट नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट, एक इश्यूअर प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए एलिजिबल नहीं है अगर भैया उसके यहाँ क्या पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं। किसको, किसका पैसा चुकाना बाकी है इसको, सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज की लाइक लिस्टिंग फीस का, डिपॉजिटरी के एनुअल फीस का। If the issuer is having any outstanding dues to the board, to the stock exchange, to the depository, then ये अभी नया ये प्रेफरेंशियल इशू नहीं ला सकता। लेकिन अगर सेबी ने जबरन कोई पेनल्टी लगा रखी है, उस चीज का ड्यू बाकी है, और मैंने उस पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील कर रखी है, तो फिर मैं इनएलिजिबल नहीं हूं, क्योंकि वो तो इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील। मैंने कहा अभी में तो मैंने माना ही नहीं कि वो पैसा मेरे को देना है, अभी तो मैं अपील में चल रहा हूँ। हाँ बेबर मिल गया ना, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर दिस ड्यू इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ पेंडिंग अपील प्रोसीडिंग्स, जो किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी में चल रही है, जो एडमिट कर ली उन्होंने। नाउ प्रेफरेंशियल इशू की एक और कंडीशन, भैया यहां चेंज आया, स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल कब लेनी है प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए, तो कह रहे हैं issuer has made an application seeking in principle approval to the stock exchange, अप्लाई कर देना स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल के लिए, कब तक, on the same day when the notice has been sent in respect of the general meeting। तो बोले भैया सुनो, जिस दिन जनरल मीटिंग बुलाने का नोट, क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू लाना है तो पहली कंडीशन होती है जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर पास करवाओ।
जिस दिन तुम ये जनरल मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो उसी दिन स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का टेन्योर, ये क्या कह रहे हैं कि भैया याद करो प्रेफरेंशियल इशू कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का भी आता है, उस पर भी आईसीडीआर एप्लीकेबल होता है। हमने पढ़ा था कि या तो इक्विटी का प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो, लिस्टिंग है आपकी, आप लिस्टेड कंपनी हो, इक्विटी का या कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो, आईसीडीआर एप्लीकेबल होगा। अब कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का लाओगे तो वो क्या होगी, कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कौन करेगा, इन्वेस्टर, कि भैया मैं कन्वर्जन एक्सरसाइज कर रहा हूं। कन्वर्जन एक्सरसाइज करने के 15 डेज में आप कन्वर्ट करके दे देना भैया उसको। कन्वर्जन एक्सरसाइज करने के 15 डेज में आप कन्वर्ट करने दे देना उसको, कन्वर्ट कर देना उसकी सिक्योरिटीज को। चलिए फिर मेरे पेन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अभी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बहुत सारी क्लासेस के बाद में थोड़ी देर में इसको चार्ज करता हूँ, तब तक लिख नहीं पाऊंगा, सॉरी। सो डिस्क्लोजर टू द शेयर होल्डर्स, अब क्या कह रहे हैं, डिस्क्लोजर्स को लेकर कुछ चेंजेस। भैया जब भी आप प्रेफरेंशियल इशू लाओ और प्रेफरेंशियल इशू के लिए जनरल मीटिंग करो, जिसका भी ऊपर जिक्र चल रहा था, उस जनरल मीटिंग में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट लेकर आना। किस बात का सर्टिफिकेट, कि हम प्रेफरेंशियल इशू लाने की सारी कंडीशन रूल रेगुलेशन कंप्लाई कर रहे हैं, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ला रहे हैं प्रेफरेंशियल इशू, राइट। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हो गई ना प्रेफरेंशियल इशू की, प्री कंडीशंस जो फुलफिल करनी प्रेफरेंशियल इशू लाने के पहले, तो भैया प्री सीएस का सर्टिफिकेट लाओ यार कि सब कुछ सही चल रहा है। तो उस सर्टिफिकेट की कॉपी आप उस जनरल मीटिंग में रखना। नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग बात, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के लिए एक बात, एक नई खबर, गुड न्यूज। क्या है भैया, गुड न्यूज ये है हम लोगों के लिए कि अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश चल रहा है, अगर कंसिडरेशन चल रहा है अदर देन कैश, प्रेफरेंशियल इशू में पैसे नहीं ले रहे हो, क्या ले रहे हो भैया, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और कंसिडरेशन क्या चल रहा है, स्वैप ऑफ शेयर्स। तो बोले भैया ओनली स्वैप ऑफ शेयर है, अदर देन कैश में केवल एक ही चीज अलाउ है, बोले क्या, स्वैप ऑफ शेयर्स। तुम शेयर के बदले में शेयर दे दो, कोई दूसरी कंपनी के शेयर के बदले में इस कंपनी के शेयर दे दो, ठीक है। तो भैया उन शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना कि कितने के शेयर्स ले रहे हो, और वैल्यूएशन किससे करवाना, इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। तो लॉक क्या लिख दिया भैया, स्वैप ऑफ शेयर्स। तो उन स्वैप भैया उन शेयर्स का वैल्यूएशन करवा लेना। सर हमारे वाले शेयर्स का है जिससे जो ले रहे, आपके शेयर्स की तो वैल्यू डिसाइडेड है, प्रेफरेंशियल इशू एक तय रेट से कम पर नहीं आ सकता, जिसके प्रोविजन हमारे सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज है कि मार्केट प्राइस जो चल रही है उसका एवरेज करेंगे कुछ दिनों का, उससे कम पर नहीं आ सकता। तो आपके शेयर का फाइनल प्राइस तो तय है, उनसे जो शेयर ले रहे हो वो कितने के, उनसे शेयर ले रहे हो कितने के, उसका वैल्यूएशन करवा लें। लॉक इन, लॉक इन में क्या अमेंडमेंट आ गया भैया, लॉक इन का अमेंडमेंट आपको पता है, 18 महीने और 6 महीने 20% तक, 18 महीने 20 के ऊपर वाले को 6 महीने। प्लेज, आप जानते हो यार प्लेजिंग अलाउड है, इवन ड्यूरिंग द लॉक इन प्लेजिंग अलाउड है, और उस प्लेजिंग की कंडीशन थी, अब वो प्रेफरेंशियल इशू में भी आ गई, क्या, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर जो प्रमोटर के पास है वो लॉक इन है, ऊपर वाले प्रोविजन के अकॉर्डिंग 18 महीने 6 महीने, वो कलेक्टर की तरह से प्लेज कर सकता है, लोन लिया होगा तो कलेक्टर की तरह प्लेज कर सकते हो। किस चीज के लिए, किसी बैंक एफआई से लोन लेने के लिए, सब्जेक्ट टू, किसी बैंक एफआई एनबीएफसी से लोन लिया आपने, सब्जेक्ट टू वो लोन इश्यूअर को दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ द वन और मोर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, ये सेम कंडीशन है, और प्लेज इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लॉ। तो प्रेफरेंशियल इशू वाले शेयर्स भी अगर आप खरीद रहे हो, इनका भी लॉक इन चलता है, इन वाले शेयर्स को भी ड्यूरिंग द लॉक इन आप प्लेज कर सकते हो, वही सेम कंडीशंस। लेकिन
provided further कि lock in on the security shall continue pursuant to the invocation of the pledge and the entity invoked in the pledge shall not be eligible to transfer the security जब तक कि उनका lock in expire नहीं हो जाए। भैया इन्वोक कर लिया, किसी के पास शेयर गिरवी रखे, लोन लिया, लोन नहीं चुका, उसने इन्वोक कर लिया, उसने शेयर ले लिए, क्या हुआ? क्लियर है भैया क्या कि वो रखेगा इन शेयर्स को, बट बोले अब बचा हुआ लॉक इन उसको कंटिन्यू करना है और वो आगे नहीं बेच सकता। नेक्स्ट, असबा को लेकर बड़ा चेंज भैया कि जब तक तुमने जो पैसा दिया है, जो एप्लीकेशन मनी दिया, तक ब्लॉक नहीं कर लोगे सेपरेट अकाउंट में। पहले क्या होता था, हाँ आ गई सर एप्लीकेशन, ब्लॉक कर लेंगे, प्रूफ करो प्रूव करो, पहले तो ब्लॉक हुआ है। सेबी ने रिव्यू किया असबा के सिस्टम को और उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। रूल क्या आया? असबा एप्लीकेशंस इन पब्लिक इशू shall be processed only after the applications money are blocked in the investors bank account। जब तक इन्वेस्टर्स के बैंक अकाउंट में वो पैसा ब्लॉक नहीं करोगे, असबा एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली सारे इंटरमीडियरी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को एडवाइस दी गई कि भैया इस सिस्टम को इंश्योर कर दें, 6 महीने का टाइम है इसको इंश्योर करने को लेकर सिस्टम बना दें। फर्दर प्रोवाइडेड दैट स्टॉक एक्सचेंज शैल एक्सेप्ट द असबा एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म ओनली, और वो भी तब करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस जब एप्लीकेशन मनी की ब्लॉक का कंफर्मेशन हो जाएगा। सर्कुलर सारे लोगों पर एप्लीकेबल है, RII, QIB, NII, अदर रिजर्व कैटेगरी, सब पर ही एप्लीकेबल है। 1 सितंबर 2022 से मतलब एप्लीकेबल हो चुका है। जब तक पैसा सेपरेट अकाउंट का इन्वेस्टर के अकाउंट में ब्लॉक नहीं हो जाएगा तब तक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे, और प्रोसेस करने के लिए पहले कंफर्मेशन मांगेंगे पैसा ब्लॉक हो चुका है। नाउ राइट इशू की प्रोसेस में एक चेंज और आया, और मैंने कई बच्चे मुझसे ना बहुत अजीब से डाउट्स पूछ रहे हैं इसको लेकर। मुझे कुछ बच्चों ने कुछ वीडियोस देख लिए तो कंफ्यूज हो गए राइट एंटाइटलमेंट को लेकर। तो कुछ लोग राइट एंटाइटलमेंट जान ही नहीं रहे हैं और राइट एंटाइटलमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं और राइट एंटाइटलमेंट को गलत पढ़ा रहे हैं। हमारे सभी बच्चों को पता है राइट शेयर्स और राइट एंटाइटलमेंट ये दोनों डिफरेंट चीज है। शेयर आएंगे राइट एक्सरसाइज करोगे तो, पर ये राइट एक्सरसाइज करने का ये जो राइट है आपके पास इसे बोलते हैं राइट एंटाइटलमेंट, जिसको आप किसी को बेच सकते हो। तो बच्चों हमने क्लास में पढ़ा था कि आपके पास 100 शेयर खरीदने का राइट है, आपको कंपनी ने दिया कि 80 रुपए में हम शेयर इशू कर रहे हैं, आपको 100 शेयर खरीदने का राइट है, 1:1 का राइट इशू, आपके पास 100 शेयर है, 100 और खरीदने का राइट है। एक शेयर हम 80 पर दे रहे हैं जबकि मार्केट में 110 में चल रहा है। तो याद करो, हम सबसे पहले सबके डीमैट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट डाल देते हैं। राइट एंटाइटलमेंट अपने आप में एक सिक्योरिटी है जिसका एक सेपरेट ISIN होगा, सेपरेट डीमैट जैसी सिक्योरिटी का नंबर होगा। याद आ रहा है कुछ? तो राइट एंटाइटलमेंट क्या कि राइट शेयर जो नारे हैं उन्हें खरीदने का राइट, तुम्हें नहीं खरीदना तो एक काम करो 25 रुपए लेकर किसी को बेच दो। याद आ रहा है? यही तो राइट का मजा है। वो क्यों खरीदेगा? 25 आपको देगा, 80 कंपनी को देगा, 110 का शेयर 105 में खरीद लेगा। सबको सब पढ़ा है क्लास। हम कंफ्यूज नहीं है बिटवीन राइट शेयर एंड राइट एंटाइटलमेंट। तो राइट एंटाइटलमेंट तो आपके अकाउंट में आ जाता है राइट इशू अनाउंस होती है, और आप जब तक राइट इशू क्लोज नहीं हो जाता ना तब तक राइट एंटाइटलमेंट की भी ट्रेडिंग चलती है, तुम खरीद ले मैं बेच दूं। और राइट एंटाइटलमेंट की भी क्या होती है? डिलीवरी, वही क्लियरिंग सेटलमेंट जैसे, और वही T+2 में होता है सेटलमेंट। तुमने आज बेचा उसके अकाउंट में 2 दिन बाद चला जाएगा, अब उसके थ्रू वो शेयर खरीद सकता है राइट एंटाइटलमेंट के थ्रू। राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग कब तक चलती थी? इशू क्लोज होने से 4 दिन पहले तक। अब आ गया है भैया एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज प्रायर। क्या करा सेबी ने? ट्रेडिंग इन राइट एंटाइटलमेंट ऑन द सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कमेंस अलोंग विद द ओपनिंग ऑफ द राइट इशू। राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग कब से चालू हो जाएगी? राइट इशू ओपन होते ही। और कब तक चलेगी? राइट इशू क्लोज होने से 3 दिन पहले तक। पहले ये 4 दिन का टाइम था, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कुछ प्रॉब्लम थी तो अब सेबी ने वो 3 दिन कर दिया है। राइट एंटाइटलमेंट सेम नॉर्मल सिक्योरिटी जैसे ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज की विंडो पर, और राइट एंटाइटलमेंट का सेटलमेंट 2 दिनों में होता है T+2 पर। ना ICDR खत्म। ना लेट्स स्टार्ट LODR। LODR में कुछ अच्छे चेंजेस हैं।
सबसे पहला अमेंडमेंट, किसी भी पर्सन को अगर आप बोर्ड में बिठा रहे हो, डायरेक्टर या मैनेजर बना रहे हो, तो ऐसा नहीं भैया कि नेक्स्ट एजीएम तक वो तो एडिशनल डायरेक्टर है, नेक्स्ट एजीएम तक बैठा रह सकता है, नहीं। उसका अप्रूवल अगर बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, किसी किसी पर्सन को बोर्ड में अपॉइंट कर दिया या मैनेजर बनाया, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसकी परमिशन ले लेना, या 3 महीने में ले लेना, विच एवर इज अर्ली, मतलब मैक्सिमम 3 महीने में परमिशन ले लेना भैया अपॉइंट कर। गॉट इट? अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन इंक्लूडिंग एज अ एमडी या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, ऐसे व्यक्ति को एमडी, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर बना रहे हो जिसे कभी पहले शेयर होल्डर ने अपॉइंट करने से रिजेक्ट कर दिया था। आपने तो जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन रखा होगा, रिजेक्ट कर दिया। अब उसी व्यक्ति को तुम्हारा बोर्ड क्या बनाना चाहता है, वो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कितने 3 महीने में ले लेंगे फिर परमिशन। बोले मत करना ऐसी गलती, जिसको उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया। उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट तुम अपने आप नहीं कर सकता, बोर्ड नहीं कर सकता, शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद ही अपॉइंट करना है ऐसे व्यक्ति को। तो पॉइंट नंबर 1 लगेगा ये, ठीक है। दूसरा, इसमें आगे ही लिखा है पॉइंट नंबर 2 में आगे, कि भैया जिस व्यक्ति को हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके किसी जनरल मीटिंग में, तो उसको वापस अपॉइंट करने के पीछे क्यों पड़े? तो आपको उसका जस्टिफिकेशन उस जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में देना पड़ेगा, जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसमें। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बकायदा जस्टिफिकेशन दे, क्यों आप इसके पीछे पड़े हो अपॉइंट करते। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी लिस्टेड एंटिटी में मॉनिटरिंग एजेंसी है, अभी अभी पढ़कर है आईसीडीआर, 100 करोड़ से ऊपर का आईपीओ होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट किया हुआ है, मॉनिटरिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है ये ऑडिट कमेटी में रखी जाएगी, ऑडिट कमेटी की मीटिंग। तो जैसे ही मिलती है मॉनिटरिंग रिपोर्ट, क्वार्टरली मिलती है, तो मॉनिटरिंग एजेंसी कंपनी को जमा कराती है, कंपनी उसमें अपने एक्सप्लेनेशन देकर सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को जमा कराए। बट ये रखी कहां जाएगी कंपनी में? ऑडिट कमेटी की मीटिंग में, क्वार्टरली बेसिस पर ऑडिट कमेटी को दे। नेक्स्ट, कहते हैं भैया बहुत लफड़े होते हैं, मैं तो रेगुलर क्लास में बताता हूँ, अभी भी लोग कैसे शेयर्स में फ्रॉड कर लेते, किसी के नाम पे फर्जी ट्रांसफर करवा लेते हैं, बोलते वो मर गया, उसके नाम पे फिजिकल शेयर थे, किसी और ने ट्रांसफर करवा लिए। मैंने तो एक बहुत बड़ा केस समझाया था आपको प्रैक्टिकली, जो अभी 1 साल पहले हुआ मेरे साथ, मेरे किसी क्लाइंट के साथ। अभी मैं उधर नहीं जाता। ये कह रहे हैं कि जितने भी शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गए, क्या हो गए, गुम गए, वॉर्न आउट सर्टिफिकेट्स हो गए। इनका इशू हम डीमैट मोड में ही करेंगे, इनका इशू हम डीमैट, इनके लिए फिजिकल सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे, उनका डीमैट मोड में ही हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। कन्वीनियंस भी होगी, सेफ्टी भी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। आगे, ट्रांसफर तो हम अलाव ही नहीं करेंगे जब तक कि सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में नहीं है, और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन भी, फिजिकल सिक्योरिटीज का ट्रांसपोजिशन, इवन फिजिकल सिक्योरिटीज का भी डीमैट मोड में ही करेंगे, ठीक है। इस पर तो बहुत टाइम से सेबी एक्टिवली चली रही है। नाउ सेबी पहले चेयरपर्सन, एमडी, सीईओ के रोल को सेपरेट करती थी एलओटीआर में। तो सेपरेशन ऑफ रोल ऑफ चेयरपर्सन एंड एमडी, सीईओ के रूल को अब ओमिट कर दिया है, कि प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं बचा। आप चाहें तो सेपरेट, आप चाहें तो वॉलंटरीली अडॉप्ट कर लें कि दोनों के रोल सेपरेट रखने, वरना कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं बची, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज। असेट कवर, सिक्योरिटी कवर, असेट कवर अब हो चुका है सिक्योरिटी कवर। ये क्या है सर? अरे याद करो, डेट सिक्योरिटी वाले में क्या होता था, डेट सिक्योरिटी वाले में क्या होता था, डेट सिक्योरिटी अगर इशू कर रखी है आपने, तो आपको इंश्योर करना होता था कि असेट कवर है 100%, इवन ईयरली बेसिस पर एक सर्टिफिकेट भी देते थे आप, है ना, डेट सिक्योरिटी वाले एलओडीआर के प्रोविजंस थे ये। डेट सिक्योरिटी में असेट कवर लिखा जाता था, कि इसका मतलब होता था, उसका मतलब होता था कि अगर 100 सीआर के, अगर 100 सीआर के हैं डिबेंचर्स, अगर 100 सीआर के डिबेंचर्स हैं,
तो भैया 100 CR की प्रॉपर्टी ही गिरवी रखनी पड़ती थी। अगर 100 CR के डिबेंचर हैं तो 100 CR की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी। अभी कह रहे हैं जितने के डिबेंचर हैं उतने की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी, उस डिबेंचर के अगेंस्ट में जितना इंटरेस्ट है उतने की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी है। डिबेंचर का प्रिंसिपल एज वेल एज, जल्दी बोलो क्या, इंटरेस्ट। और नाउ द असेट कवर हैज बिकम सिक्योरिटी कवर। तो सिक्योरिटी कवर कितनी होनी चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डेट सिक्योरिटी, प्रिंसिपल मींस एज वेल एज इंटरेस्ट देयर ऑन, इतना आपको कवर रखना पड़ेगा। इसलिए असेट कवर को हटाकर क्या लिख दिया है आप, सिक्योरिटी कवर। नेक्स्ट, डुप्लीकेट सिक्योरिटीज, सॉरी डुप्लीकेट सिक्योरिटी के इश्यू करने को लेकर क्या कर दिया भैया, डुप्लीकेट सिक्योरिटीज के इश्यू करने को लेकर नया रूल क्या, with a view to make issue of duplicate securities more efficient and investor friendly, सेबी ने डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा आसान लॉजिकल करने की कोशिश की है। क्या लिख रहे हैं, ये प्रोसेस करनी पड़ेगी अगर आपकी सिक्योरिटी गुम गई है, डुप्लीकेट इशू करवानी है तो। सबसे पहले तो सिक्योरिटी होल्डर जाकर पुलिस स्टेशन में FIR करवाए भैया कि मेरी सिक्योरिटी गुम गई, सब बताया उसमें, सिक्योरिटी फोलियो नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। फिर इसके बाद एक न्यूज़पेपर में उस बात का एडवर्टीजमेंट है, 50,000 के शेयर गुम गए, 10,000 के एडवर्टीजमेंट का खर्चा करवा दो सर उससे। पॉइंट नंबर 1 और 2 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिक्योरिटीज की वैल्यू 5 लाख रुपए से कम, 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर ही प्रोविजन एप्लीकेबल है कि पुलिस में FIR करवाओ पुलिस स्टेशन में और एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या, इसके बाद के प्रोविजन तो चाहे 50,000 के भी शेयर गुमे हो, ये प्रोसेस फॉलो करनी होगी। डुप्लीकेट डिमैट, और डुप्लीकेट आएंगे भी डिमैट में, एफिडेविट सबमिट करो और इंडेमनिटी बॉन्ड सबमिट करो। एफिडेविट कि मैं सब सही बोल रहा हूँ सर, इंडेमनिटी बॉन्ड मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हो, आई विल बियर इट। चौथा, in case of non availability of certificate numbers, distinctive numbers, folio numbers, the RTA shall provide the same to the security holder। सर मेरी तो सिक्योरिटी गुम गई, मुझे नंबर वंबर कहां से पता, उसका फोटोकॉपी भी नहीं रख रखी थी मैंने शेयर सर्टिफिकेट, मुझे क्या पता नंबर क्या उसका, आप बता दो सर। तो कहां जाएगा, RTA के पास जाएगा, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास, सर मेरा नाम ये है ना, नंबर बता दो, सिक्योरिटी नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर, मैं FIR करवा रहा हूँ, 10 लाख के शेयर्स थे। RTA कब बताएगा भैया, हर किसी को नहीं बताएगा। RTA आपका नेम और आपके सिग्नेचर, सॉरी सिग्नेचर और एड्रेस मैच होने पर ही आपको वो नंबर्स बताएगा, यस पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो RTA। KYC प्रोसीजर फॉलो कीजिए, हाँ ठीक है। अब भैया पता पड़ा सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे 20 साल पहले के, बहुत कहानी होती है 20 साल पहले की, तो भाई साहब आप KYC वापस करवा लो, वापस आपकी सिग्नेचर अपडेट करवा लो पूरी KYC के साथ, फिर हम आपको दे देंगे। तो ये नई प्रोसेस कर दी है सेबी ने, बहुत अच्छा किया है, बहुत प्रॉब्लम्स होती। चलिए आगे आते, नेक्स्ट पॉइंट, टेक ओवर कोड का अमेंडमेंट। और मुझे लगता है अमेंडमेंट केवल यही काम का है, यही कौन यही जो मुझे लगता है अमेंडमेंट केवल काम का है, ये वाला पॉइंट नंबर 1। देखो भैया एक प्रोविजन हुआ करता था, मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाया करता था क्लास में इंटरेस्टिंग तरीके से, टेक ओवर प्लस डीलिस्टिंग। तो पहले डीलिस्टिंग पढ़ते थे, फिर टेक ओवर पढ़ते थे, फिर कहता था देखो ड्रैकनियन प्रोविजन पढ़ते हैं, टेक ओवर प्लस डीलिस्टिंग। एक व्यक्ति कह रहा है यार कितनी बार पब्लिक अनाउंसमेंट करूंगा मैं एक ही पब्लिक अनाउंसमेंट में बता देता हूं कि पहले मैं टेक ओवर करूंगा और फिर 90% से ज्यादा मेरी होल्डिंग होते ही मैं डीलिस्टिंग करवा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि ठीक है पब्लिक अनाउंसमेंट तो एक कर दे, एक में कर ले सब काम, लेकिन क्या हुआ भैया कि तुझे ना टेक डीलिस्टिंग के कंडीशन हुआ करती है कि जब तक प्रमोटर की होल्डिंग 75 से कम नहीं हो तब तक हम डीलिस्टिंग के लिए आने नहीं देते, तुम्हारी ऑलरेडी इतनी चल रही है, क्या करोगे डीलिस्टिंग के प्रोसेस, फिर तो तुम एक तरह से नॉन कंप्लायंस में होगी। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेटा कि अभी प्रॉब्लम ये होती थी कि हम किसी ने बोला मैं टेक ओवर करूंगा पहले फिर डीलिस्टिंग करवाऊंगा, तो हम उससे क्या कहते थे पहले तो टेक ओवर करके फॉर एग्जांपल तेरी होल्डिंग हो जाए 80%, तो पहले एक काम कर इस 80 को 75 के अंदर अंदर ला ताकि डीलिस्टिंग के लिए एलिजिबल, और फिर डीलिस्टिंग की प्रोसेस आगे फॉलो कर। फिर वापस वो नाटक चालू करेंगे, कौन से नाटक, वही शेयर होल्डर को भेजो नोटिस, उनसे बोलो लाओ शेयर दो, अब अप्लाई करो, रिवर्स बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करो, है ना।
आपको नहीं लगता है सर क्या बेवकूफ हो गया, कैसी गलतियां करती है सेबी? हाँ बस उस गलतियों खत्म कर दी। अब अक्वायरर का होगा टेक ओवर करके डिलिस्टिंग करवानी है, तो उसे अपनी होल्डिंग 75 से टेक ओवर कर ले। टेक ओवर जैसे खत्म हुआ, शेयर होल्डिंग हो गई 92%। अब उसे शेयर होल्डिंग 75 पर लाकर फिर से डिलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर, फिर से डिलिस्टिंग के लिए प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 90 हो गई, डिलिस्टिंग के लिए एलिजिबल हो, डिलिस्टिंग हो गई भैया, डिलिस्टिंग की कंडीशन फुलफिल। ये कहां लिखा है सर? इन द इवेंट, in the event the acquirer makes a public announcement of an open offer, अगर अक्वायरर एक ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, अरे एक अक्वायरर ओपन ऑफर का पब्लिक अनाउंसमेंट करता है, किसका? टारगेट कंपनी के लिए, चाहे रेगुलेशन 3 में करे, 4 में करे, 5 में करे, वॉलंटरी कंपलसरी कैसे भी करे, वो कंपनी की डिलिस्टिंग करवा सकता है, प्रोवाइडेड उसे अपना इंटेंशन डिक्लेयर करना होगा। प्रोवाइडेड उसे अपना इंटेंशन पब्लिक अनाउंसमेंट में ही अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर देना है। ये बात हम जानते हैं, उसी में कर देना है। जब वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है तभी वो अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर दे भैया, तो ठीक है ना? सब्सिक्वेंट अनाउंसमेंट इज नॉट वैलिड, प्रोवाइडेड। ठीक है, ये जरूरत नहीं, इसको पढ़ो आप। अंडर द अर्लियर फ्रेमवर्क, इफ एन ओपन ऑफर इज ट्रिगर्ड, टेक ओवर कोड के रेगुलेशन का कंप्लायंस करने से अगर उसकी होल्डिंग 75 से ज्यादा हो जाती है, इवन 90 तक, तो एससीआरआर के रूल को फॉलो करने के लिए और डीलिस्टिंग के रूल को फॉलो करने के लिए अक्वायरर को 75 से डाउन लानी पड़ती थी अपनी शेयर होल्डिंग, और फिर उसके बाद वापस डीलिस्टिंग के लिए पब्लिक को बोलना पड़ता था कि लाओ अपने शेयर अब मुझे ऑफर करो। Such directionally contradictory transaction in a sequence pose complexity in the takeover of listed company, स्पेशली जब एक्वायरर डिलिस्ट करवाना चाहता है, वो हमने खत्म कर दिया। आज की डेट में प्रोविजन क्या है? अगर आप टेक ओवर के बाद डिलिस्टिंग करवाना चाहते हो भाई और बहनों, तो टेक ओवर करो, टेक ओवर कंप्लीट हुआ, आपकी होल्डिंग 90 तक पहुंच गई, आप डिलिस्टिंग करवा लेना। आपसे ये नहीं कहेंगे पहले 75 से कम लाओ, फिर डिलिस्टिंग के लिए वापस से पब्लिक को। ठीक, आगे के प्रोविजंस ऐसे कुछ काम के नहीं। आगे आते हैं म्यूचुअल फंड्स। मैं ट्राई करूंगा बहुत कम टाइम में अमेंडमेंट खत्म करूं, पहले भी मैंने बोला था, अभी वापस बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा इतना कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिस पर हम बहुत ज्यादा 3-4 घंटे डिस्कशन करें, यहीं कि यहीं खत्म करो पढ़कर ना। म्यूचुअल फंड्स, to streamline the process of providing approval to the proposed change in control of asset management company, एक बड़ा चेंज किया। क्या? देखो भैया, application seeking approval for proposed change in control of AMC shall be filed with SEBI prior to filing the application with the NCLT। ये कह रहे हैं अगर किसी भी AMC को अपना कंट्रोल चेंज करना, बड़ी बात है यार, कंट्रोल चेंज हो रहा है AMC का, तो सेबी से बिना पूछे तो वैसे भी नहीं कर सकता कोई म्यूचुअल फंड अपना कंट्रोल चेंज, तो लेकिन सेबी से पूछने के पहले ना एनसीएलटी से पूछना। ठीक है, फाइल विद सेबी प्रायर टू फाइलिंग द एप्लीकेशन। एनसीएलटी से पूछने के पहले ना पहले सेबी से पूछना। एनसीएलटी से क्यों पूछते हो तुम? पहले पहले सेबी से तो पूछ लो करना चाहती है नहीं चाहती, वापस। क्या होता है भैया, तुम कोई मर्जर वर्जर कर रहे हो, अमलगमेशन कर रहे हो एएमसी का किसी दूसरी कंपनी के साथ में, तो तुम कहते थे एनसीएलटी अप्रूव करेगी मर्जर की स्कीम, यही होता है ना, ऐसे समझो। तो एनसीएलटी के पास जाते बोले सेबी से तो पूछ लो कंट्रोल चेंज कर लेंगे। तो बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन विद एनसीएलटी, सेबी से पहले आप पूछना। अगर सेबी रेडी हो जाती है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देती है, तो 3 महीने का समय है आपके पास इसकी वैलिडिटी का, 3 महीने में तुम एनसीएलटी से अप्रूव करवा लो, और एनसीएलटी से अप्रूव होने के बाद फिर सेबी को बता देना कि सर लो एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया। 1 मार्च 2022 के बाद से अब कोई भी एएमसी अगर अपना कंट्रोल चेंज करेगी विच इन अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब वही अमलगमेशन मर्जर, तो एनसीएलटी से क्योंकि अमलगमेशन है तो एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा। बच्चों को डाउट आता है क्योंकि किस एएमसी में कुछ कंट्रोल चेंज हो रहा है एनसीएलटी का क्या, अरे भैया अमलगमेशन मर्जर हो रहा है एएमसी का किसी और के साथ।
ऐसा कंट्रोल चेंज करने के पहले एनसीएलटी से पूछना, क्योंकि मर्जर अमलगमेशन एक्सेट्रा है, बट एनसीएलटी से पूछने के पहले सेबी से पूछ लेना कि कर लें क्या ना। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भैया पता है क्या कर दिया इनको, म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के अकॉर्डिंग मेंटेन करने पड़ेंगे, और इंड एएस की रिक्वायरमेंट और सेबी रेगुलेशन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो सेबी रेगुलेशन प्रायोरिटी पर होंगे, सेबी रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे ऑन इंड एएस। ठीक है, आगे आते हैं। अब भैया एक नया नाटक ले आए, एएमसी को भी ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एएमसी को भी ऑडिट कमेटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो बोल दिया भैया कि ऑडिट कमेटी बनाना। ऑडिट कमेटी का रोल क्या होगा, अब ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, वही जो आप और कहीं ऑडिट कमेटी में पढ़ते हो, ऑलमोस्ट वैसा ही। ऑडिट कमेटी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की ओवरव्यू के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल को देखने के लिए, लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको देखने के लिए, और स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इट म्यूचुअल फंड बिजनेस, उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रेफरेंस, कुछ ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ काम देखना हो, ये रोल होगा। मेंबर कौन होंगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, सब पता है। मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एमसी होंगे। ठीक, ऑल मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट, एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पढ़ता है जानते हैं। और इसका चेयरमैन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीटिंग वही सेम, क्या भैया 4 मीटिंग, जब जरूरत हो तब बुलाना, लेकिन मिनिमम 4 मीटिंग साल में, और 2 के बीच में मैक्सिमम गैप 120 डेज का। कोरम क्या 2 और 1/3, लेकिन उसमें आगे एक पॉइंट आएगा, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना चाहिए। सेम है भैया, सेम सेम सेम। ठीक है, तो याद क्या करना है फिर, सेम याद करना है, बस ये करना है म्यूचुअल फंड की एएमसी को भैया आज के डेट में ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी है। नाउ रिलेटेड टू सीआईएस, ऑडिटर की डेफिनेशन कुछ भी चेंज वेंज नहीं की। ऑडिटर ऐसा लगता था कि सीआईएस का ऑडिटर इंडिविजुअली हो सकता है क्या, बस कहते नहीं यार, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी ऑडिटर हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, कोई बड़ी बात नहीं। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय का रूल क्या आया, अभी उसको लेकर बात करते हैं। यस, याद करो, एएमसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सीआईएमसी का भी होता हो। एएमसी के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, म्यूचुअल फंड के एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या पड़ी थी, स्पॉन्सर शुड हैव साउंड ट्रैक रिकॉर्ड, पर्सन ऑफ रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी, याद आ रहा है कुछ, यही सीआईएमसी में भी ले आए, नई चीज ले आए, मतलब वहां जो थी वो तो थी, एक और इंसर्शन कर दिया, एप्लीकेंट और उनके प्रमोटर का साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जनरल रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा सेम प्रोविजन है जो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग के टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया, कोई 10% से ज्यादा एक के पास नहीं होना चाहिए, जिसके पास 10 है उसका किसी दूसरे में 10 नहीं होना चाहिए, दूसरे म्यूचुअल, ऐसा पढ़ा है हमने, थांबा, आई होप याद होगा। एक बार आप वीडियो पोस्ट कर ले, म्यूचुअल फंड में जाकर देखें ऐसा कुछ पढ़ा था क्या शेयर होल्डिंग से रिलेटेड रूल, वो पढ़ लें, आसान लगेगा यार। पढ़ लिया, पॉज करके देख लिया, आसान लग रहा है, सर अभी तो पढ़ा ही नहीं ना, यहाँ देखते पढ़ते क्या लिख रहे हैं भैया, नो सीआईएमसी और प्रमोटर ऑफ सीआईएमसी, उनके एसोसिएट्स, उनकी ग्रुप कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट इन द सीआईएमसी या ट्रस्टी कंपनी और एनी अदर सीआईएमसी। किसी भी व्यक्ति का सीआईएमसी में, ट्रस्टी कंपनी में 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। नो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसके प्रमोटर, इनके एसोसिएट्स का सीआईएमसी ट्रस्टी कंपनी में 10% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। किसका यार, किसी दूसरी सीआईएमसी, याद आ रहा है, आप जो इस सीआईएमसी के कौन हो भैया, आप इस सीआईएमसी के प्रमोटर हो, अरे आप तो कुछ सीआईएमसी हो, आप सीआईएमसी हो, इस सीआईएमसी के प्रमोटर हो,
इस सीआईएमसी के जो प्रमोटर है उनकी ग्रुप कंपनियां हो। आपका किसी दूसरे सीआईएमसी में 10% ज्यादा क्यों होल्डिंग होना चाहिए भैया? आपका किसी में भी 10 से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग इन सीआईएमसी ट्रस्टी कंपनी ऑफ अदर सीआईएमसी, या आप ही लोगों को दूसरी सीआईएमसी में बोर्ड पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो लोग जिनका 10 से ज्यादा, 1 मिनट, अभी तो आपने मना किया 10 से ज्यादा नहीं। अरे बेटा क्या मना किया? ये मना किया कि जो आपके प्रमोटर हैं, एक म्यूचुअल फंड है एबीसी म्यूचुअल फंड, इसके प्रमोटर, इसके सीआईएमसी, इनकी ग्रुप कंपनी है, ये किसी भी दूसरे सीआईएमसी या ट्रस्टी कंपनी में, इसमें तो रखो ना, इसमें तो प्रमोटर की 40% होल्डिंग हो सकती है, मिनिमम 40 रखनी पड़ती है म्यूचुअल फंड में, कहते हैं जैसे, इसमें तो रखो। एबीसी म्यूचुअल फंड नहीं, एबीसी सीआईएस म्यूचुअल फंड पे तो रूल लग ही रहा था पहले से, अब सीआईएस पे भी लगा दिया, इच्छा से भी कर सकती है सब। एबीसी एक सीआईएस चल रही है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसकी एक सीआईएमसी है, इसकी सीआईएमसी, इसके प्रमोटर, इन लोगों का किसी दूसरी सीआईएमसी, किसी दूसरी ट्रस्टी कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती, ना ही उनके बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, आप प्रमोटर को छोड़ दें, एबीसी सीआईएमसी का प्रमोटर नहीं है, एबीसी सीआईएस का कोई शेयर होल्डर जिसके पास एबीसी सीआईएमसी में 20% की होल्डिंग है, मतलब 10 से ज्यादा। अगर आपके यहाँ किसी के पास 10 से ज्यादा होल्डिंग है तो उससे बोल देना किसी दूसरी सीआईएमसी में 10 से ज्यादा मत रखना, और उसके दूसरी सीआईएमसी के बोर्ड पर रिप्रेजेंटेशन मत रखना। मैंने दो लोगों को मना किया बेटा, एक सीआईएमसी, उनके प्रमोटर, उनके ग्रुप कंपनियों को, और दूसरा हर वो व्यक्ति जिनका सीआईएमसी में 10 से ज्यादा होल्डिंग। इन दोनों लोगों को मना किया है कि दूसरी सीआईएमसी में 10 से ज्यादा होल्डिंग मत रखना, उनके बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मत रखना। यही लिखा है। क्या लिखा है भैया? एनी शेयर होल्डर जिसकी 10 से ज्यादा होल्डिंग है, यहाँ उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी दूसरी सीआईएमसी में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। और मर्जर हो गया दो लोगों का, इस वजह से हो गया, तो हो गया ना। इन द इवेंट ऑफ मर्ज और एक्विजिशन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, या कोई और अरेंजमेंट की वजह से क्या हो गया, इंसिडेंटल एक्विजिशन हो गया शेयर्स का, या बोर्ड पर रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो आपके पास भैया 1 साल का टाइम होगा, इस चीज से हट जाओ, दोनों में से किसी एक में रखो, 1 साल के टाइम में आपको मैनेज करना। ठीक है, सेम है यार म्यूचुअल फंड जैसे ऊपर के दो प्रोविजन। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज के लिए क्या लिखा है? The CIMC and its designated employee shall invest such amount in such scheme of the CIMC as may be specified by board from time to time. बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक सीआईएस में उनकी सीआईएमसी और उनके डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज को मिनिमम इतना पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। सच अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आप बोलोगे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय कौन होता है? सीईओ, सीआईओ, सीआरओ, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, फंड मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर, आप भी आ गए, सेल्स हेड, इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर, दूसरा हर डिपार्टमेंट के हेड, सीआईएस के डीलर्स, इन सीईओ से डायरेक्टली, जो सीईओ को डायरेक्टली रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग, फंड मैनेजमेंट टीम, रिसर्च टीम, अदर एम्प्लॉय जो सीआईएमसी बोले कि ये भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, सब बड़े बड़े लोग आ गए। तो तुम लगाओ सालों पैसे इसमें, पैसा तुम लगाओ पहले स्कीम में पैसा, तो से भी कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स में सीआईएमसी और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज की इन्वेस्टमेंट की लिमिट स्पेसिफाई कर सकते। नेक्स्ट, तीन कंडीशन फुलफिल हुए बिना सीआईएस सक्सेस नहीं हो सकती, फेल हो जाएगी, पैसा रिफंड कर दो। सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होते ही, जैसे जैसे आपने सीआईएस अनाउंस किया, सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ, सब्सक्रिप्शन जैसे ही बंद हुआ, तीन कंडीशन फुलफिल करते देख लेना। पहली कंडीशन, मिनिमम 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए, मिनिमम 20 इन्वेस्टर अप्लाई करें, मिनिमम 20 इन्वेस्टर हो जाए, और किसी की भी होल्डिंग 75% से ज्यादा ना हो। तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तब भी सब्सक्रिप्शन करना, अदरवाइज तुम्हारा ऑफर फेल है, पैसा रिफंड कर देना। 20 करोड़ रुपए, मिनिमम 20 इन्वेस्टर, 75 से ज्यादा किसी के पास होल्डिंग नहीं हुआ तो क्या लाइबल हो आप रिफंड करने के लिए। ऑफर पीरियड कितना रहता है भैया?
नो CI और CIS शेल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मोर देन 15 डेज। 15 दिन से ज्यादा के लिए ओपन मत रखना सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा सब्सक्रिप्शन अच्छे से, 15 दिन और ओपन कर सकते हो। मे बी kept open for subscription for a minimum of another 15 days subject to issuance of public notice by the CIS। 15 दिन खत्म होने के पहले भी नोटिस दे देना कि 15 दिन के लिए और बढ़ा सकते हैं आप 15 दिन के पीरियड ना। आप अब तक आपको ऐसा एक भी कुछ लगा इसमें बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत भयंकर समझ रहा हूँ? कुछ नहीं। AIF 2-3 घंटे के रिवीजन लेक्चर का टाइम पास करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान से अमेंडमेंट है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में एक नया चेंज आया भैया। वैसे तो AIF में कुछ पढ़ाते ही नहीं है, केवल AIF की डेफिनेशन पढ़ाते हैं, 3 टाइप के AIF पढ़ाते हैं, उसके बाद भी हर बार चेंज आते हैं वो दे देते हैं जब आपके सिलेबस में पूरा सिलेबस नहीं है AIF का। ये चेंजेस कैसे हम पर अप्लाई हो जाएंगे क्या पता। अच्छा फिर पूछते भी नहीं ICSI वाले। गजब चमत्कारी लोग हो यार आप लोग, प्रणाम आप सभी लोगों। है ही नहीं AIF का कोई डिटेल डिस्कशन। CS प्रोफेशनल में पूछो कॉर्पोरेट फंडिंग वाले सब्जेक्ट में, ये AIF डिटेल में पढ़ाते हो आप लोग। कुछ भैया स्पेशल सिचुएशन फंड अनाउंस कर दिए सेबी कि कुछ AIF स्पेशल सिचुएशन फंड बना सकते हैं। लाइक इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, उन्हें खरीदना, बैंकरप्ट हुई कंपनी को खरीदना, ऐसे स्पेशल सिचुएशन फंड्स ये AIF ही कहलाएंगे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड और CIS नहीं और फंड है तो AIF। स्पेशल सिचुएशन फंड मींस ये कैटेगरी 1 ही कहलाएगा, कैटेगरी 1 में काउंट करेंगे स्पेशल सिचुएशन फंड, जो स्पेशल सिचुएशन असेट में इन्वेस्ट करता है। और ये इवन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट भी हो सकता है। याद आएगा IBC, कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में है और आप रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हो कि यार हम खरीद रहे हैं इस कंपनी, ये है स्पेशल सिचुएशन। तो इवन ये एलिजिबल है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन एप्लीकेबिलिटी क्या है कि भैया ये जो प्रोविजन है ये स्पेशल सिचुएशन फंड पर एप्लीकेबल होंगे। स्पेशल सिचुएशन फंड क्या है? एक AIF की स्कीम का नाम है। क्या क्या कह रहे हैं भैया? हर स्कीम में मिनिमम कॉर्पस हम डिफाइन करेंगे। कितना कॉर्पस डिफाइन किया? स्पेशल सिचुएशन स्कीम का फंड मिनिमम होगा 100 करोड़ रुपए। ये ऊपर से नीचे कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि हम स्पेसिफाई करेंगे और स्पेसिफाई कर भी दिया। पॉइंट नंबर 2, शेल एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टर इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सच वैल्यू एज में भी स्पेसिफाइड। क्या लिमिट स्पेसिफाई की गई? 10 करोड़ रुपए से कम एक्सपेक्ट मत करना, एक्सेप्ट मत करना किसी इन्वेस्टर से। जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स, एक्रीडिशन है जिनके पास, उनसे आप 5 करोड़ से कम एक्सेप्ट मत करना। जो इन्वेस्टर कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर भी हैं, SSF के स्पेशल सिचुएशन फंड के एम्प्लॉय डायरेक्टर एक्सेट्रा, उनसे 25 लाख रुपए तक भी ले सकते हो। 25 से कम मत लेना। तो 3 लिमिट हो गई, 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। एम्प्लॉयज के लिए, एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी सारे इन्वेस्टर के। तीसरी बात, SSF का पैसा इन्वेस्टर से लाना, अदर स्कीम का पैसा इधर मत लगाना। एनी अदर AIF का पैसा इधर मत लगाना। हाँ, किसी दूसरी SSF का पैसा किसी और SSF में लगा सकते हो। लिखा ना अदर देना SSF, तो SSF में पैसा इन्वेस्टर से लाना, किसी और फंड से मत लाना। SSF कोई और का है, कोई और SSF से इस SSF में इन्वेस्टमेंट ला सकते, बाकी और किसी फंड से इधर इन्वेस्टमेंट मत लाना। नेक्स्ट, जिस भी SSF को रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना है IBC में, उसे IBC की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने की भी एलिजिबिलिटी IBC। हर कोई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, पहले तुम डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए बैंकों, तो वो एलिजिबिलिटी इसको भी फॉलो करनी है। SSF कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है? SSF शेल इन्वेस्ट ओनली इन स्पेशल सिचुएशन असेट, और इवन वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट भी बन सकता है अंडर IBC। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट भी बन सकता है, अदरवाइज जो स्पेसिफाइड असेट है उनके ऑब्जेक्ट में वहां इन्वेस्ट कर ही सकता है स्पेशल सिचुएशन फंड। लेकिन इन 3 में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कहाँ? बहुत कॉमन है, अपने एसोसिएट्स में, किसी दूसरे AIF की यूनिट्स में। ये उल्टा भी हो गया, मतलब एक SSF किसी दूसरे AIF में इन्वेस्ट नहीं कर सकता दूसरी स्कीम में, और एक AIF की कोई और स्कीम SSF में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। मतलब SSF किसी दूसरे SSF में इन्वेस्ट कर सकता है और SSF में कोई दूसरा SSF इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, तो ये तो नॉर्मल बात है। मतलब एक फंड से दूसरे फंड में पैसा जा सकता है क्या? यस, लेकिन SSS टू SSF
एसएसएफ में कोई और फंड से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकता और एसएसएफ का पैसा किसी और फंड में लगाना भी, ठीक है। और ऐसे यूनिट्स ऑफ एसएसएफ मैनेज्ड और स्पॉन्सर्ड बाय इट्स मैनेजर स्पॉन्सर एसोसिएट्स। तो अपने स्पॉन्सर मैनेजर अपने स्पॉन्सर एसोसिएट्स की एसएसएफ में पैसे नहीं मत लगाना, अपने एसोसिएट्स में मत लगाना, किसी और स्कीम में मत लगाना एक्सेप्ट एसएसएफ, और अगर वो एसएसएफ भी किसका है तुम्हारे प्रमोटर स्पॉन्सर का, उसमें मत लगाना। अगर कोई एसएसएफ स्ट्रेस्ड लोन खरीद रहा है, ये एसएसएफ ऐसा ही तो है, लोन वोन खरीदेगा डूबे हुए लोन, और एक तरह से सर ये आरसी बीआरसी तो नहीं बनने लग जाएंगे यार, वैसे ही हो जाएंगे, वैसे एक तरीका है मतलब। तो बैंकों से स्ट्रेस्ड लोन खरीद रहा है एक एसएसएफ। अब बैंकों के स्ट्रेस्ड लोन में एक चीज रहती है कि आप बैंक से खरीद लो पर किसी और को मत बेचना, लॉक इन पीरियड रहता है स्ट्रेस्ड लोन का। तो क्या एसएसएफ पर भी वो लॉक इन पीरियड रहेगा? यस एप्लीकेबल। मुझे नहीं लगता एग्जाम में कुछ काम का। एफ कैटेगरी 3 के लिए बात करें भैया, एफ कैटेगरी 3 की आपको इन्वेस्टमेंट कंडीशन ही नहीं पढ़ाई फिर, लेकिन एफ कैटेगरी 3 में इन्वेस्टमेंट कंडीशन में कुछ चेंज हो गया तो वो पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कुछ काम का। लास्ट, इंटरमीडिएट्स। क्या हुआ भैया? वो लोग जो स्टॉक ब्रोकर है और बनना चाहते हैं हम डीपी, कई बार समझाया था मैंने क्लास में, अधिकतर स्टॉक ब्रोकर से डीपी होते हैं। वो स्टॉक ब्रोकर जो अभी तक ब्रोकर थे, अब डीपी भी बनना चाहते हैं, उनको मिनिमम नेटवर्थ रखनी, प्रूव करनी पड़ेगी 3 करोड़। इस नोटिफिकेशन से विद इन 1 ईयर में तो 3 करोड़ और विद इन 2 ईयर 5 करोड़, मतलब 2000 ये फरवरी 23 2022 नोटिफिकेशन आया, वहां से 1 साल तक तो 3 करोड़, और उसके बाद विद इन 1 ईयर में तो आपको 3 करोड़ कर लेनी है, और विद इन 2 करोड़ आप लोगों को कर लेनी है, विद इन 2 ईयर आपको कर लेनी है 5 करोड़। सर क्या है ये? रिक्वायरमेंट फॉर स्टॉक ब्रोकर टू रजिस्टर एज अ टीपी, और प्रोवाइड किया कि सच स्टॉक ब्रोकर को नेटवर्थ हो जानी चाहिए उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए, जो डीपी बनना चाहते हैं। इस नोटिफिकेशन से 1 साल में और इस नोटिफिकेशन से 2 साल में 5 करोड़ तक कर लेना आपकी नेटवर्थ। इवन अगर एक क्लियरिंग मेंबर है, क्लियरिंग मेंबर बनते हैं, एक क्लियरिंग मेंबर भी डीपी बन सकता है अगर वो स्टॉक ब्रोकर की नेटवर्क रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। मतलब जैसे स्टॉक ब्रोकर डीपी बन सकते हैं ना, वैसे क्लियरिंग मेंबर भी डीपी बन सकता है। से भी स्टॉक ब्रोकर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 क्या लिखा है भैया? प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, एक नया इंसर्शन किया गया, ऐसा मेंबर जो क्लियरिंग और सेटलमेंट राइट रखता है इन एनी रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ऐसे लोग जो ब्रोकर नहीं है, केवल क्लियरिंग का काम करें, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स, जिनका काम ही केवल क्या है, राइट? समझ में आ रहा है? मेंबर हैविंग क्लियरिंग इन सेटलमेंट राइट इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बट नॉट हैविंग ट्रेडिंग राइट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग राइट नहीं, मतलब ब्रोकर नहीं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में क्लियरिंग मेंबर बनना चाहे उन्हें हम कहेंगे प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। कस्टोडियन अमेंडमेंट क्या आया भैया? कस्टोडियन रेगुलेशन में क्या अमेंडमेंट आ गया? कस्टोडियन तो आपको तो आजकल तो ऑब्सोलेट जैसा ही है, लेकिन गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा तो रखते हैं अभी भी कस्टोडियन के पास। क्या लिख दिया यार? कस्टोडियल सर्विस के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किए, करने ही थे। ऐसा व्यक्ति जो सिक्योरिटीज, गुड्स, गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है, ठीक है। कस्टोडियल सर्विस में क्या गया भैया? कस्टोडियल सर्विस इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज ऑफ गुड्स ऑफ अ क्लाइंट, गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड, टाइटल डीड ऑफ रियल एस्टेट असेट्स हेल्ड बाय रियल एस्टेट असेट म्यूचुअल फंड, है ना? मींस इन चीजों की सेफ कीपिंग का काम करने को क्या कहते हैं? कस्टोडियन। पर किन चीजों की सेफ कीपिंग? पहले क्या होता था? केवल सिक्योरिटीज, फिर हमने कहा गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, अब कह रहे हैं सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। और क्या रखते हैं उनकी कस्टडी में? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की गिफ्ट की डीड, है ना, लाइक रजिस्ट्री, ठीक है, टाइटल डीड ऑफ रियल एस्टेट असेट। वो लोग, वो व्यक्ति जिसके पास कस्टडियन सर्टिफिकेट है, वो सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की भी कस्टडी रख सकता है आपसे। नेक्स्ट और लास्ट,
ठीक है, ऐसा लास्ट पढ़ो तो। डिबेंचर ट्रस्टी का काम होता है रेगुलरली वॉच करे कि सिक्योरिटी असेट कवर मेंटेन्ड है या नहीं, असेट कवर से रिलेटेड बातें डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब वहाँ असेट कवर को क्या लिख दिया, सिक्योरिटी कवर, तो कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं, ऑलरेडी हमें क्लियर है कि आज की डेट में कवर असेट का नहीं पूरी सिक्योरिटी का चाहिए, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल, पहले केवल होता था प्रिंसिपल। तो यहाँ भी लिख दिया कि आप इनके रेगुलेशन में भी जहाँ जहाँ असेट कवर था वहाँ वहाँ क्या लिख दिया है, सिक्योरिटी कवर। तो दोस्तों देखो टोटल 1 घंटा हुआ है और आई थिंक अमेंडमेंट खत्म हो गए। केवल एक बार उन चैप्टर्स में या तो वहीं लिख दो और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो नोट्स हैं मेरे अमेंडमेंट के, इसकी पीडीएफ की गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, कुछ नहीं होगा। भूल रहे हो सिक्योरिटी लॉ में जो रेगुलर आपके डाउट है, भूल जाते हैं सर, कोई बात नहीं, समस्या है, परेशानी है, आपके साथ है, हमारे साथ भी थी, सिक्योरिटी लॉ ऐसे ही चलता है, कॉन्सेप्ट समझने आ जाते हैं एक बार में, वो लिमिट्स विमिट्स इतने रेशियोज इतने अमाउंट याद रखने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, होगी प्रॉब्लम, बट कीप रिवाइजिंग इट, है ना, रेगुलरली से रिवाइज करते रहें सो दैट चीज़ें ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेंगी दिमाग में, और एटलीस्ट एग्जाम के 1 दिन पहले जल्दी रिवाइज कर पाओ। और एग्जाम के 1 दिन पहले अगर आपने कंटेंट रिवाइज कर लिया तो आप बिल्कुल एग्जाम में आपको वही चीज़ें याद आएंगी। डोंट वरी, इतना परेशान ना हो, केवल आपका काम है आप अपना पूरा टाइम जितना दे सकते हैं पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, एग्जाम के 1 दिन पहले पूरा पढ़ लें जितना हमें पढ़ना है पूरा सिलेबस, तो एग्जाम के दिन सब कुछ याद आएगा। राइट, ऐसे ही निकलेगा वक्त, थोड़े दिन ही बचे हैं, तो मेहनत और करते रहो और डरो मत, ये वक्त है, निकल जाएगा ये भी, उसके बाद फिर आप बोलते हो अब टाइम ही नहीं है, अब टाइम ही इतना है कि हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, अब टाइम पास नहीं हो रहा। तो अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, बट डिस्ट्रैक्शन से वेब सीरीज, टीवी, सोशल मीडिया थोड़े दिन रखो साइड में, अभी आप केवल पढ़ते रहो। थोड़े दिन की बात और है, ये टाइम परमानेंट नहीं चलेगा, ये टाइम चेंज हो जाएगा 10-15 दिन बाद। तो वो कहते हैं ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है ना, तो ना उम्मीद तो नहीं है हम, हो सकता है कभी फेल हो गए हों, डर हो अब हो जाए, तो दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो शाम है निकल जाएगी, सवेरा आएगा, आपके भी मजे होंगे, आपके भी रिजल्ट आएगा, पास होंगे। थोड़े दिन पेशेंस के साथ पढ़ाई करो, सबको रखना पड़ता है, पढ़ते टाइम भी, पढ़ने के बाद भी, अच्छा करियर बनाने के लिए भी, तो ये लाइफ का पार्ट है, इससे डरो मत, जस्ट फेस इट, बहुत हिम्मत के साथ इसको फेस करो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, कुछ भी डाउट्स हैं डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।